जय हिंद दोस्तों। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट VVI शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल 100% विश्वास के साथ पढ़िए। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल से आप क्या समझते हैं। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एंटी डिफेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन। तो साथियों, अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बात कर लें कि दल बदल क्या होता है, तो जब किसी दल का कोई भी सदस्य जो होता है चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में क्या होता है, जाकर शामिल हो जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग दल बदल। सिंपल वर्ड में समझिए। इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 2009, 2010, 2015 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। समझिएगा, दल बदल का सिंपल वर्ड में क्या समझ सकते हैं आप, कि जब किसी दल का कोई भी सदस्य हो चुनाव से पहले या या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को क्या करता है, चेंज कर लेता है, बदल लेता है, या छोड़कर दूसरे दल में जाकर शामिल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दल बदल, यानी एंटी डिफेक्शन कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब दल बदल आप अपनी राजनीतिक इच्छा से भी कर सकते हो, या अगर मान लीजिए पार्टी का कोई मतलब जो मुख है वो आपको क्या करता है, सभी के सामने उपेक्षित करता है, आपको बेइज्जत करता है, तो आप उस टाइम में भी दल बदल कर सकते हैं। तो कंडीशन कुछ आते हैं दल बदल करने का, या आप अपनी स्वयं की मर्जी से भी पार्टी को छोड़ सकते हैं, दल का बदल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हुआ भी यूं, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पहले इसको समझ लेते थोड़ा सा। कहता है कि यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल अथवा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल में जा मिलता है, जैसे आपका बिहार की बात कर लें, एग्जाम्पल समझ लीजिए, जीताराम मांझी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। उन्होंने क्या किया, अपने दल को बदल लिया और एक नया दल भी अपना बना लिया, हम HAM, हिंदुस्तान अवाम पार्टी। आप लोग जानते भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टर्म्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। तो नया दल बना लेता है या अथवा निर्दलीय स्थिति अपना लेता है, अपने दल की सदस्यता त्यागे बिना बुनियादी मामलों पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करता है, तो वह दल बदल कहलाता है। अब दल बदल को रोकने का उपाय भी किया गया था हमारे संविधान में। जब संविधान का संशोधन चल रहा था, 52वां संशोधन यानी 52वां संशोधन जब चल रहा था, कब हुआ था 52वां संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सभी लोग, कब हुआ था। बिल्कुल जी, 1985 में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1985, ये बोर्ड आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर संविधान का 52वां संशोधन 1985 में हुआ था। तो इसमें दल बदल को रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, यहाँ तो किसी की पत्नी अब तो शादीशुदा लोग भी अपने दल को बदल देते हैं। मतलब समझने का, कहने का मतलब हुआ कि अपने पति को भी चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट कर देते हैं। तो आप यहाँ दल बदल, यहाँ राजनीतिक पार्टी को रोक सकते हैं क्या? नहीं। तो यह क्या हुआ, हमारा संशोधन था, लेकिन ये संशोधन लागू नहीं हो पाया, और ये संविधान संशोधन का एक तरह से बन गया, नाकामयाब रह गया। कौन? तो 1985 का जो 52वां संशोधन में एक प्रयास किया गया था कि जो दल बदल है उसको रोका जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुनः 1991 में क्या हुआ था, 1991 में संविधान संशोधन द्वारा एक नया कानून लाया गया, और जिसके अनुसार कहा गया कि कोई भी जो सदस्य होता है वो दल बदल अगर करता है तो वह सदन की सदस्यता क्या होगा, खो देगा, और क्या होगा, राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। अध्यक्ष का फैसला इस मामले में अंतिम फैसला माना जाएगा। ऐसा कहा गया था कब, 1991 के संविधान संशोधन में। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए था कि दल बदल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। चलिए, अब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात आ गई। भैया बंटवारा हर लोग चाहता है कि बंटवारा हो जाए। आजकल का तो ये परंपरा बन चुका है कि लोग बंटवारा, हर घर में बंटवारे की भावना उत्पन्न हो चुकी है। वैसा ही गिना चुना कोई घर होगा जहाँ पे बंटवारा नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2012 ने पूछ दिया है, 2017 में भी पूछा गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिए कंसेप्ट के साथ। पहले तो हम लोग सिंपल वे में समझते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है, बेसिक तौर पर समझते हैं। देखिए हुआ क्या, आप जानते हो कि 14 और 15 अगस्त यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि को अपना देश आजाद हुआ था भारत। लेकिन ऐसा नहीं है, आप समझिए, 14 और 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र क्या हुए थे, आजाद हुए थे, अस्तित्व में आए थे। कौन कौन? तो भारत और पाकिस्तान। बिल्कुल ये बात को ध्यान में रखिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 14 से 15 अगस्त की रात्रि को 1947 में एक राष्ट्र नहीं बल्कि 2 राष्ट्र आपके अस्तित्व में आए थे। कौन कौन? तो भारत और पाकिस्तान भी आए थे। ध्यान में रखिएगा। और
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विभाजन के कारण हुआ। अब ब्रिटिश इंडिया क्या हुआ? ब्रिटिश इंडिया जो था, पहले हम लोग ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था, ध्यान में रखिएगा, ब्रिटिश का इंडिया था ये पहले 1947 के पहले। लेकिन इसको क्या किया गया, जब जैसे ही 14 से 15 अगस्त 1947 की रात्रि में आज़ादी हम लोग को मिली, तो इसे भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ध्यान में रखिएगा, बांट दिया गया। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना तो पहले ही हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया कि अपने लिए एक अलग राष्ट्र यानी अपने अलग देश की मांग करने लगा। बोला कि हमें भी एक अलग राष्ट्र दीजिए, अलग देश दीजिए, पाकिस्तान को बनाइए बिल्कुल अलग राष्ट्र, अलग देश करने का मतलब यहाँ पाकिस्तान से है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत यही है, आप समझिएगा। तो पाकिस्तान की मांग करने लगा था कौन? तो मुस्लिम लीग, ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस ने क्या किया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का बहुत जोर शोर से विरोध किया। ये आपके नाम अब्दुल गफ्फार खां का नाम भी सुने होंगे, ये पश्चिमी सीमांतर से मतलब ये जुड़े हुए थे। इन्होंने भी बहुत जोर शोर से विरोध किया था, किसका? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का। लेकिन क्या कहा जाए, 1940 के दशक में ये मतलब इनका जो होने वाला था ये कुछ नहीं हो पाया। 1940 का दशक ही कहेंगे ना, 1947 से 1950 के बीच को। तो फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता था, फैसला अब कर दिया गया। तो जिस भूभाग को क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता। समझिएगा मैं कंसेप्ट क्यों दे रहा हूं, ताकि देखिए होगा क्या, आप एग्जामिनेशन में इतने टर्म्स को याद भी नहीं रख पाओगे, ठीक। तो आप अगर बातों को समझ कर रखिएगा तो आप कुछ भी अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा, मार्क्स 100 में 100 यानी फुल में फुल मिलेगा। तो कहता है कि फैसला हुआ कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता था, इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे अब भारत और पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। लेकिन यहां पर बात नहीं समझी, बात तो और बढ़ चुकी थी। भारत पाकिस्तान नाम कैसे रख दीजिएगा? भारत पाकिस्तान तो हो गया नाम, लेकिन अब वहां रहेगा कौन? ये बात था कि किनको भारत में रखा जाए भाई और किनको पाकिस्तान में रखा जाए। तो बहुत यहां पे ये सब गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो फिर क्या किया गया? निर्णय लिया गया था। तो मतलब आसान तो नहीं था, मतलब भारत पाकिस्तान नाम लेना तो आसान था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बांट दीजिए। लेकिन अब कहा गया कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का मांग किया था। तो पाकिस्तान के अब क्या हुआ था? भारत में आज़ादी हुआ था, तो इंडिया के लोग जब ब्रिटिश काल से इंडिया में रहते थे, तो हुआ क्या ना कि मतलब जितने भी मुसलमान थे वो एक साइड नहीं रहते थे। मतलब कोई ऐसा रहता ना कि हाँ, जैसे मान लीजिए पटना है और आरा है, तो आरा में केवल मुसलमान है तो उसको पाकिस्तान का नाम दे देंगे, पटना है तो उसको हिंदुस्तान का नाम दे देंगे। तो ऐसा नहीं था। हुआ क्या वहाँ पे ना, समझने के लिए बता रहा हूँ, समझिए कंसेप्ट को। हुआ क्या कि अलग अलग मतलब मुसलमान भी रहते थे, तो घनी आबादी में सभी जगह क्या होते थे? मतलब विरल जनसंख्या में और सघन जनसंख्या में लोग थे, मुसलमान की जनसंख्या जो थी। तो वहाँ पर ये सब मतलब उत्पन्न होने लगी समस्याएं। और यही बात ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ के मुसलमान बहुसंख्य हो। ऐसे केवल 2 ही इलाके थे, जो आपका एक इलाका था पश्चिम का, पश्चिमी भारत का एक इलाका था, और एक था पूर्वी भारत का। अब इसमें भी एक बंधन आ गया, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, दोनों को एक तरफ कैसे लाया जाए? पश्चिमी भारत के इलाके को एक तरफ और पूर्वी भारत के इलाके को एक तरफ कैसे लाए? तो क्या कहा गया? कहा गया कि 2 नाम रखिए, 2 देश बनाइए, पाकिस्तान का एक पूर्वी पाकिस्तान बनाइए और एक पश्चिमी पाकिस्तान बनाइए। और वहीं के थे पश्चिमी पाकिस्तान के आपके खान अब्दुल गफ्फार खां, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के उस समय तो थे नहीं, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के सीमांतर से वो मौजूद करते। जैसे आप सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हो, वो निर्विवाद नेता थे। निर्विवाद नेता कहने का मतलब उनकी प्रसिद्धि जो थी सीमांत के रूप में थी, ध्यान रखिएगा। और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किस सिद्धांत के खिलाफ थे, तो आप लोग बताइएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों कि द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 समुदायों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। बिल्कुल हिंदू और मुसलमानों के लिए बनाया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना का नाम याद रखिएगा, आधार पर भारत के 2 खेमों में विभक्त कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। जहाँ मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, वहाँ कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आखिरकार कांग्रेस को हार माननी पड़ी। वो बहरहाल क्या हुआ, 1940 के दशक में 2 राष्ट्र का क्या हुआ, तो निर्माण हुआ ही हुआ। ध्यान रखेंगे साथियों। वीडियो समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। वीडियो समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दिए सभी लोग। क्वेश्चन 3 कहता है हमारा, योजना अवकाश का क्या अर्थ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजी देखिए, इसका समझ जो है ना पंचवर्षीय योजना से, पंचवर्षीय योजना के बीच में कुछ गैपिंग आई थी, तो उसी को योजना अवकाश कहा गया। अवकाश मतलब छुट्टी होता है, और पंचवर्षीय योजना की छुट्टी को ही कहा जाता है योजना अवकाश। इस टर्म्स को आप समझिएगा। योजना अवकाश करने का मतलब कि पंचवर्षीय योजनाओं की छुट्टी, बीच में जब जब छुट्टी हुई उसी को योजना अवकाश का नाम दिया गया। कहता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी 1961 से 1966। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1955। ध्यान में रखेंगे, 1951 से कितना, 5 साल, 1956 चलेगा ना, 5-5 साल के लिए रहता था पंचवर्षीय योजना।
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बाद क्रम में व्यवधान पड़ गया। क्या व्यवधान पड़ गया? व्यवधान करने का मतलब बाधा आ गया। क्या बाधा आ गया? इसके चलते एक वर्षीय योजनाएं बनी, जिन्होंने 1966 से 67 चला, 1967 से 68, 1968 से 1969 और 1969 से 1974 तक चली। और चौथी पंचवर्षीय योजना फिर चली थी कब? 1969 से 1974। तो कहता है कि इसी तीनों वर्षों की अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं आई, इसी वजह से पंचवर्षीय योजना की क्रम टूट गया। इसी योजना को योजना अवकाश का नाम दिया गया है। यानी आप सिंपल में कहिए कि पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में छुट्टी हुई थी, उसी को कहते हैं योजना अवकाश, यानी योजना की छुट्टी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को करा रहा हूं। बिल्कुल सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और आपके दोस्त होंगे तो प्लीज शेयर कर दिया, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आएगा एग्जामिनेशन में, 100% कंफर्म है यही सब क्वेश्चंस आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन नहीं है तो वीडियो को मत देखिए, वीडियो को मत देखिए। जिनको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चंस आएगा वही लोग वीडियो को देखेंगे केवल। क्वेश्चन 4 कहता है हमारा, गुटनिरपेक्ष की नीति का क्या अर्थ है? गुटनिरपेक्ष की नीति का क्या अर्थ है? यानी कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय नॉन अलाइजमेंट, यानी नॉन अलाइजमेंट मीनिंग को आप क्या समझते हैं? सिंपल वे में मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। हर साल मैंने देखा है आपके एग्जामिनेशन में, इन द ऑब्जेक्टिव ऑल्सो इन सब्जेक्टिव, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी गुट में शामिल न होना, मतलब कोई भी गुट में शामिल नहीं हुई है, या गुट या राष्ट्र के कार्य की सराहना या निंदा कुछ भी करना है आपको आंख बंद करके नहीं करना है, बिना सोचे समझे नहीं करना है। वास्तव में क्या होता है, गुटनिरपेक्ष नीति जो होता है वो क्या होता है, एक राष्ट्र को मतलब अपने लिए एक स्वतंत्र विदेशी नीति का निर्धारण करता है, उसी को कहा जाता है गुटनिरपेक्ष नीति। मतलब बिना बोले बिना सोचे समझे ना तो बोलना है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, ऐसे ही रहने। जैसे अपना देश भारत, थोड़ा सा याद रखिएगा, अपना देश भारत भी क्या था, गुटनिरपेक्ष का। वह राष्ट्र क्या होता है, अच्छाई या बुराई, उचित या अनुचित का निर्णय स्वविवेक से करता है, अपने आप से करता है, अपने राष्ट्र की अच्छाई या बुराई, या किसी भी राष्ट्र की अच्छाई या बुराई अपने विवेक से करता है। ठीक है। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, विश्व युद्ध जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जितने भी विश्व के देश थे वो 2 गुटों में विभाजित हो गए थे। मतलब जितने नहीं, सभी नहीं कहिए, मतलब कुछ क्या हुए, पश्चात विश्व कहने मतलब जो पिछले विश्व के जो गुट थे वो दो गुटों में क्या हो गए थे, विभाजित हो गए। वो 2 गुटों का नाम था, आपका ध्यान रखिएगा, एक था पश्चिमी देशों का गुट था और दूसरा था साम्यवादी देशों का। और दोनों महाशक्तियों ने क्या किया कि भारत को अपनी ओर मिलाने का, मतलब अपने पीछे लगाने का काफी प्रयास किया, परंतु भारत क्या था, भारत समझिएगा, भारत क्या था, तो भारत मतलब सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया था। इसी कारण से भारत जो होता है वो गुटनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। और यहाँ पर कहता है क्वेश्चन हमारा कि गुटनिरपेक्ष नीति का क्या अर्थ है, समझिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो देखिए गुटनिरपेक्ष नीति का क्या अर्थ है दोस्तों, तो कहता है गुटनिरपेक्षता की नीति का अर्थ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के सैनिकों के गुटों में शामिल न होकर युद्ध अथवा शीत युद्ध की निंदा करना तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का सहयोग में योगदान देना, इसी को कहा जाता था गुटनिरपेक्ष। मान शामिल मत होइए, लेकिन आपको जो करना है वो कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब आपके एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला में गुटनिरपेक्षता पर ही पूछा गया था कि गुटनिरपेक्षता नीति क्यों अपनाई गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने से भारत क्या हुआ था, भारत तो आज़ाद ही हुआ था, 15 अगस्त 1947 में इसकी आज़ादी हुई थी। तो हमारे यहाँ जो लोग थे उनको मतलब उनकी प्रगति को भी ध्यान देना था और लाभ हानि को भी समझना था, जिसके कारण हमारे यहाँ गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के पक्ष व विपक्ष में तर्क दीजिए। क्या थी नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहता है कि सरदार सरोवर व नर्मदा बांधों के आंदोलन के पक्ष में भी देना है और विपक्ष में भी तर्क देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और मैं आपको जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आपके 5 मार्क्स में भी आ जाए तो आप उतना टर्म्स को लिख दीजिएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ध्यान देखिए, सरदार सरोवर व नर्मदा बांधों पर बनने से गुजरात व मध्य प्रदेश को पानी एवं बिजली की सुविधाएं मिल सकेगी। यह बहुउद्देशीय योजनाएं जन कल्याण लक्ष्य को पूरा करेगी। बिल्कुल, पानी, अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन अगर पानी का रहेगा तो हम लोग का जीवन का क्या होगा, पानी से हम लोग को जीवन ही न बचेगा। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, लोगों को बिजली उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन क्या होता है, कहीं पे भी डैम बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो वहाँ का जो जगह होता है, लोग क्या होते हैं विस्थापित कर जाते हैं, वहाँ के लोगों को हटाना पड़ जाता है। कहने का मतलब हो गया कि इन योजनाओं को क्रियान्वयन होने के से क्या हो गया, लोगों की ज़मीनें ली जाएंगी तथा बसे हुए लोग विस्थापित हो जाएंगे। यह भी आशंका है कि बहुत ऊँचे बांध के अनायास टूट जाने से बहुत सा भाग जलमग्न हो जाएगा। अगर डैम का भाग टूटा तो मतलब बहुत जलमग्न हो जाएगा। तो यही कुछ खामियाँ होती हैं, तो कुछ
कुछ उसके पक्ष होते हैं तो कुछ विपक्ष होते हैं, मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट होता है, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपको बताने हैं ये सभी टर्म्स को, कि उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा दोस्तों। इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, मैं अभी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का था क्वेश्चन 6, सामूहिक आत्मनिर्भरता व दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी लोग। G15 का नाम सुने हैं सभी लोग, तो वहीं से इस क्वेश्चन को कहा जा रहा है, ठीक है, समझिए। कहता है कि सामूहिक आत्मनिर्भरता व दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है, समझते हैं। देखिए G15 के देशों का नाम आप पहले ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से देश हैं आपके, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मिस्र आपका है, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल भी है ना आपका, श्रीलंका, वेनेजुला, और आपका ये जिम्बाब्वे अब कहते हैं, जिम्बाब्वे, हरारे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो कहता है यहाँ पे 1960 के बाद उत्तर दक्षिण संवाद चल पड़ा, लेकिन पाश्चात्य विकसित देशों के लिए विरोधी रुख के कारण उसे सफलता न मिल सकी। अतः 1980 के बाद विकासशील देशों ने अभियान चलाया कि वे परस्पर सहायता व सहयोग से अपना विकास करें, इसलिए 15 विकसित देशों का गुट G15 बना। भारत ने भी इस देश का अग्रणी भूमिका निभाई। तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक आत्मनिर्भरता व दक्षिण सहयोग का क्या अर्थ है, तो G15 से है। हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन को इतने बच्चों को कंफ्यूजन होता है सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव में कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई। आज कसम खा लीजिए कि आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना जो आपकी हुई थी 1992 में। तो यूरोपीय संघ के बारे में यहाँ मैं आपको बता दूंगा। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अगर बात कर लें तो उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो सबसे पहले हम लोग 1957 वाले जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की है उसकी ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ताकि आप क्लियर हो जाओ अच्छे से। देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय क्या कहता है, यूरोपीय आर्थिक जो होता है EEC, जिसे आप यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी भी कहते हो, तो ध्यान में रखिएगा 1957 में क्या हुआ था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। 1957 में ऐसे लिखा था 1957, तो मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की, और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1992 में। कसम खाइए, इस बात को याद रखिएगा या नहीं, दिक्कत नहीं होना है, कसम खाइए सभी लोग। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर कहता है कि यूरोपीय आर्थिक संघ जो होता है शीत युद्ध के दौरान हुए सभी समुदायों का जो सबसे अधिक प्रभावशाली समुदाय था, इसे यूरोपीय सामान्य बाजार भी कहा जाता था। और इसमें क्या होते थे आपके, ये मैं यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात कर रहा हूँ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की टर्म्स यहाँ, क्योंकि संघ के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, पहले आर्थिक समुदाय की बात कर लें। तो देखिए आर्थिक समुदाय में आपका क्या हुआ कि यहाँ पर इसका स्थापना क्यों किया गया था, स्थापना इसलिए किया गया था कि जितने भी वहाँ पर संगठन का निर्माण होता था, कोयला का निर्माण हो गया, स्टील का निर्माण हो गया, तो ये सब मतलब इसी संगठन में जुड़ने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ था। हुआ क्या कि इस समुदाय में 5 वर्ष जो 1951 से 1956 इसके पहले जो था ना, उसके 50% ज़्यादा वृद्धि हो गया। जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1957 में, तो इन कोयला निर्माण में, स्टील निर्माण में 50% अधिक वृद्धि हुआ, जिसके कारण अब क्या कहने लगा, इधर से समझिएगा, इधर से क्या कहने लगा, यूरोपीय संघ की स्थापना तो हो गई थी कब, 1957 में। और फिर उसके बाद इधर से आया कौन, आपका यूनान आ रहा है, यूनान आया, पहले तो आया ये मतलब डेनमार्क आया, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क आया था। डेनमार्क बोला कि अरे भैया ये लोग यूरोपीय संघ की स्थापना किए हैं, मतलब अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए किए हैं, तो हम भी क्यों ना शामिल हो जाए। डेनमार्क आया, फिर उसके बाद लगले आयरलैंड आया, ब्रिटेन भी आ गया, तीनों मिल के साथ है। एक के बारी कब किया, तो जनवरी 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मतलब सदस्य बन गया। कब, कौन कौन, याद रखिएगा 1973 में कौन कौन, तो 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन क्या किया कि जनवरी के 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के क्या किया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल हो गया। अब यूनान देखा कि अरे ये सब 1973 में शामिल हुआ, तो यूनानो सोचते उसका भी समय बीत रहा था, सोचते क्या किया कि देखा कि अरे भाई गजब का चल रहा है, आर्थिक समुदाय तो इन लोग का बहुत विकसित हो रहा है जल्दी। तो जनवरी के 1981 में, ठंडा का दिन रहवे करता है, 1981 में ये भी कम्बल उम्बल लेकर आ गया और बोला कि हमको भी जोड़ लीजिए, आर्थिक समुदाय के सदस्य बना लीजिए। तो यूनान भी आपका 1981 में आर्थिक समुदाय का क्या बन गया, सदस्य बन गया था। और फिर देखा ना, अब देखा कि अब स्पेन और पुर्तगाल सब देख रहा था, बोला कि ये क्या हो रहा है, सब लोग तो आर्थिक समुदाय में जुड़ रहे हैं। तो 1986 में ये लोग भी भागले दौड़ते आए और 1986 में क्या किए, तो आर्थिक समुदाय में जुड़ गए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब कौन देश जुड़ा आर्थिक समुदाय में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और 1973 में तो ब्रिटेन के बारे में मैंने बताया है कि 1973 में ब्रिटेन क्या हो गया था, शामिल हो गया था। और ब्रिटेन जो होता है, बहुत उनका तो नाम ही मत कीजिए, ब्रिटेन का से तो हम लोग को ऐसे चलता है, दुश्मनी चलता है। तो यहाँ पर क्या कहता है, अब हम लोग कुछ टर्म्स यूरोपीय संघ के बारे में जान लेते हैं। यूरोपीय संघ क्या है,
दोस्तों यूरोपीय संघ की स्थापना सबसे पहले बात कर लिया तो 1992 में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। कहता है यहाँ पे कि यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई, तो यूरोप के पहले बताइए किसी भी संघ की स्थापना क्यों की जाती है, हम लोग संघ क्यों बनाते जाते हैं, बरियार होने के लिए, मजबूत होने के लिए। तो वही बात है, यूरोपीय संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ध्वस्त हो चुके यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय देशों को एक दूसरे के सहयोग करने की नीति का परिणाम था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश यूरोपीय देश इस सत्य को जान चुके थे कि यदि वे एक दूसरे के सहयोग व समर्थन की नीति अपनाएंगे तो वे तेजी से विकास करेंगे। अतः यूरोपीय संघ के यूरोप के पुनः जो हो गया उत्थान के लिए यूरोपीय देशों का पारस्परिक सहयोग का नीति का नतीजा था, यानी अपने आप को बरियार करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में भी एक क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में देखा था, क्लियर कर ही लेता हूँ, याद आ जाता है तो क्लियर करते चलता हूं सभी का। अगर याद मुझे कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है मैं क्लियर करता हूं, ऐसा नहीं है केवल मैं कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को ही बताता हूं। देखिए, यूरोपीय संघ के झंडे के बारे में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे होते हैं। जो ये झंडा होता है यहाँ का ना, सोने का रंग होता है, सितारों का घिरा होता है और यूरोप के लोगों का एकता और मिलाप का ये प्रतीक होता है। और इसमें कितने होते हैं? 12 सितारे होते हैं। ध्यान में रखिएगा, 12 संख्या क्यों? क्योंकि वहाँ के लिए एकता का प्रतीक है, मतलब उन लोगों का एक लकी नंबर है। लकी नंबर कैसे हम लोग का लकी नंबर रहता है, जतरा बनाने वाला नंबर रहता है, तो उसी तरह से उन लोगों का लकी नंबर क्या है? तो 12 है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो सिंपल सा टर्म्स है, वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, ये तो यहीं से आप समझ जाइएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में विश्व पटल और शक्तिशाली रूप में अवतरित हुआ और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 में सोवियत पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था की पुष्टि करता है उसे ही नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नई विश्व व्यवस्था क्या है? तो नई विश्व व्यवस्था कहने का मतलब कि सोवियत संघ के पतन के बाद बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व को पुष्टि करने के लिए जो किया जाता है उसी को कहते हैं नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस टर्म्स को याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी 10 क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य शक्ति के रूप में व्याख्या कीजिए। अब अमेरिका वर्चस्व का क्या सैन्य शक्ति था? हम लोग शुरू से जानते हैं कि अमेरिका क्या है? महाशक्ति है, यानी कि आज एकमात्र महाशक्ति अमेरिका है। उसके पास विशाल थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, हर प्रकार के परमाणु परंपरागत हथियार हैं। विश्व के सभी देशों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो गया है। अफगानिस्तान की बात कर लें, इराक पर आक्रमण करके वहां अपने विरोधियों तालिबान एवं सद्दाम हुसैन का शासन मिटा देना, इसकी अद्वितीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हो चुका है। तो यानी अमेरिका का वर्चस्व क्या है? बहुत ज़्यादा हो चुका है। अमेरिका बहुत ही महाशक्तिशाली देश बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर इसके पास क्या है? जल सेना, थल सेना प्रचुर मात्रा में है, बहुत मात्रा में है। तो ये सब टर्म्स आप लिखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? अब वैश्वीकरण जो होता है, ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो? ग्लोबलाइजेशन करने का मतलब एक दूसरे से दूसरे देशों का व्यापार। अब जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सभी जो पूरे जितने भी गाँव थे उनको तो देश बना दिया है ये वैश्वीकरण। हालांकि वैश्वीकरण का जो उल्टा भी मत देने वाले बहुत से लोग हैं, कहते हैं कि वैश्वीकरण से बहुत से लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को बताना है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, समझेंगे। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रौद्योगिकी ने उत्पादन, यातायात, संचार के साधनों में ऐसी वृद्धि की है कि सारी दुनिया एक गाँव में तब्दील हो गई है। बिल्कुल सारी दुनिया एक गाँव में तब्दील हो गई है। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी करने का मतलब अरे गाड़ी का साधन हो गया, ट्रांसपोर्ट का साधन हो गया, मोबाइल का साधन हो गया, कंप्यूटर का साधन हो गया, लैपटॉप का साधन हो गया, यूट्यूब का साधन हो गया। तो बहुत ही यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों, वस्तुओं तथा पूंजी की सारी दुनिया में प्रवाह हो रहा है। राज्यों के बीच अंतःक्रिया का अंतर्निर्भरता तेजी से बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं वैश्वीकरण। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ग्लोबलाइजेशन का भी ये टर्म समझ में आया होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे? यानी कहता है कि व्हाट वेयर रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज एंड फॉल ऑफ कांग्रेस पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कहता है कि कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन, उदय कहने का मतलब कि जो उसका उदय हुआ था और पतन यानी उसका फॉल हुआ था, तो उसके मुख्य कारण क्या थे? व्हाट इज द मुख्य कारण क्या थे? मतलब
उसका क्या रीज़न था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व जो था वो कायम रहा। इसके कई कारण थे। देखिए कारण इसके बहुत से थे। आप अगर सिंपल वे में भी बात करो, जनरली बेसिक सा तौर पे बात कीजिए, तो जो आपका कांग्रेस पार्टी था इसके अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी, जितने भी शांतिवादी नेता थे उस टाइम के, शांतिवादी हो गए, क्रांतिकारी, कंजर्वेटिव, मतलब ये सब लोग यही इसी कांग्रेस पार्टी में क्या थे, समाहित थे। और कांग्रेस क्या थी उस समय, एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह और हित और राजनीतिक दल मतलब आकर जुट जाते थे वहाँ पे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। इसलिए वहाँ पे आप कह सकते हो ना कि कांग्रेस पार्टी का उदय का एक ये मुख्य कारण ये भी है आपका। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके क्या कैसे कैसे थे, कंजर्वेटिव समाहित किए गए थे, क्रांतिकारी थे। आप याद रखिएगा इन सब बातों को। ऐसे तो आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल इसका बर्थडे कब था, जन्म कब हुआ था, जन्म दिवस तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफी काम आएगा, सो ध्यान देते रहेंगे। तो 1885 में तो इसका जन्म हुआ था, लेकिन क्या हुआ 20वीं सदी जब आया ना, तो 20वीं सदी में ये आपका जो कांग्रेस पार्टी था ये जन आंदोलन का रूप ले लिया। जगह जगह क्या होने लगा, कांग्रेस जनव्यापी राजनीति आंदोलन मतलब पार्टी का एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। ध्यान में रखिएगा। तो ये सब आपके लिए आप उदय का ये कारण भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप लिखिए। हालांकि ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म हुआ था 1885 में। सभी बच्चे ध्यान से बोलेंगे, सभी दोस्त ध्यान से बोलेंगे, सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या थे, और एक कारण ये भी आपका सिंपल में जो हम लोग बेसिक सा तौर समझते हैं तो उसमें समझिए, इसमें जो थे ना वो आपके जितने भी गांव के निवासी थे, मजदूर थे, मालिक थे, उद्योगपति थे, शहर के भी जो लोग थे, सब लोग कांग्रेस पार्टी में सब लोगों को शामिल कर लिया गया था, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ पर पतन की बात आती है तो राम मनोहर लोहिया का आप लोग याद कर लीजिए, राम मनोहर लोहिया को याद कर लीजिए। वो गैर कांग्रेसवाद का भाई बिगुल फूंक दिए थे, तो यहाँ से उसका पतन भी एक तरह से आप कह सकते हो कि शुरू हुआ। तो चलिए हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं। क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व क्या हुआ, कायम रहा। एक दलीय कहने का मतलब एक दल का प्रभुत्व कायम रह गया था, ठीक है। इसके कई कारण थे। पहला कारण यहाँ पे बताता है कि कांग्रेस पार्टी की सबसे प्राचीन पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल, जो चीज़ पुराना रहता है ना उस पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट भी करते हैं। आजकल नरेंद्र मोदी का शासनकाल आ चुका है हमारे यहाँ केंद्र में, तो इन सभी बातों का एक आप समझ सकते हो। देखिए चलिए क्वेश्चन 2, और ये भी बात है यहाँ पे ना, उस समय क्या थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन पर बहुत लोग ट्रस्ट करते थे। हालांकि जैसे जो आदमी भारत का पहला प्रधानमंत्री बन जाएगा तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप यही सोचिए। तो ये भी बात था, उन पर बहुत अच्छे उसमें क्या थे, नेता भी थे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल अभी भी कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, और ये भी टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर थर्ड पॉइंट से कहता है कि कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व था। मैंने बताया अभी आपको, कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व था। और उसके बाद तो इनमें इंदिरा गांधी तो और इसमें मतलब निखार पैदा की थी। इंदिरा गांधी के शासनकाल तक बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी चला था जी। अब यहाँ पर देखिए, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण था ना, विपक्षी दल जो था वो अत्यंत दुर्बल था। मतलब जैसे बीजेपी उस समय नहीं ना था, बीजेपी तो नहीं था, बीजेपी तो आया ना 1980 में आया था ना बीजेपी आया तब तो मतलब काम बना ही दिया सभी लोगों का। हाँ बिल्कुल, 1885 में जन्म हुआ था किनका, तो कांग्रेस पार्टी का। याद रखिएगा, जनता पार्टी 1977, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए अब उसके पतन के बारे में बात की जा रही है। देखिए कंसेप्ट को समझ लीजिएगा ना दोस्तों, तो आपको क्वेश्चंस याद नहीं करना पड़ेगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप केवल 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपको 100% क्लियर हो जाएगा। आप अच्छा खासा एग्जाम में मार्क्स को गेन कर सकते हो। कहता है परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ। अब इनके पास नेहरू जी जैसा चमत्कारी नेतृत्व नहीं था। कांग्रेस के अनेक प्रांतीय नेताओं ने पार्टी छोड़कर अलग पार्टी बना ली थी। ये भी बहुत बड़ा मतलब उनके एक पतन का कारण था। तो आप इतना 2 मार्क्स में लिख दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको कंसेप्ट इतना दे देता हूं कि आप 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आएगा तो आप बनाकर अपने से भी क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको सेट 1 वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाला ताकि आपको सेट 1, जो बच्चे सेट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया जाकर एक बार जरूर से जरूर देखिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं एक बार समझा देता हूँ द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। तो समझिएगा, द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 समुदायों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। मैंने आपको अच्छे खासे
प्रकार से कंसेप्ट दिए हैं सेट 1 वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग सेट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा। जो बच्चे नहीं देखे हैं सेट 1 वीडियो को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन थर्ड जो हमारा न्यू क्वेश्चन है, हर सेट में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। टोटल हम लोग 10 सेट करेंगे यानी 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में से केवल हम लोग को 20 क्वेश्चन आराम से मैच कर जाएंगे। आप लोग मेरी बात पर विश्वास रखिए, 100% ट्रस्ट कीजिए, क्वेश्चन मैच करेगा तो मैच करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसका। क्वेश्चन थर्ड कहता है राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हो, पॉलिटिकल जस्टिस। अब हमें बताइए, सामाजिक न्याय तो आप लोग जानते हैं, समाज में रहते हैं हम लोग तो हम लोग क्या चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय क्या है जी, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, समझिए ना। मतलब यहाँ पर जो वर्ड कहता है राजनीतिक, तो इसी से आप समझ जाते हैं कि राजनीतिक कहने का मतलब कि हमें राजनीति में न्याय चाहिए, यानी हमें तो मतदान का अधिकार चाहिए, निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब नागरिक का अधिकार मिलना चाहिए, तो इसी को ना कहते हैं राजनीतिक न्याय। तो टर्म्स पे समझिए, क्वेश्चंस के कुछ वर्ड पे भी आप लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हो बिना याद किए हुए। कहता है राजनीतिक न्याय राजनीति के क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति करता है। राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, बिल्कुल दिया जाता है। नागरिक अधिकार सभी को है, आपके पास भी नागरिक अधिकार है, मेरे पास भी नागरिक अधिकार, मतलब सभी के पास है। जैसे अब आपके घर में, मतलब वही नागरिक अधिकार का मतलब समझिए, बिना भेदभाव के भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचन में खड़ा होने की सुविधा सभी को मिलनी चाहिए, इसी को कहते हैं राजनीतिक न्याय। थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये नहीं कि राजनीतिक न्याय मैंने बताया तो आप जाकर मतलब जाइएगा थाना उना में जाकर कहिए कि हमको राजनीतिक न्याय चाहिए, वैसा नहीं होता है। यहाँ समझिए, राजनीतिक न्याय आपको दिया गया वहाँ संविधान से ही दिया गया है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई आप इसे मान ही लो, वीवीआई मान लीजिए, हो सके तो आप इसे नोटबुक पे अपने नोट में लिख भी लीजिए, क्योंकि मोबाइल से कितना आदमी पढ़ पाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा हो सके तो लिख लीजिएगा। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। अब मैंने आज ही टेलीग्राम पे क्या किया है कि मंडल आयोग के बारे में अच्छा मतलब एक पिक मैंने भेजा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक मैंने भेजा है, तो उसे आप लोग जाकर जरूर से जरूर पढ़िएगा। टेलीग्राम पे वो पिक ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट जो होते हैं क्वेश्चन वो टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, व्हाट्सएप पे तो उतना ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन हो लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब मैं वहाँ पे आपको देते रहता हूँ। ज़्यादा नहीं, मैं इंस्टा नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादा हम लोग सोशल मीडिया में छाएंगे तो हम लोग के लिए दिक्कत है, इसलिए मैं केवल एक छोटा मोटा टेलीग्राम के बारे में आप लोग को बताता हूँ, तो वहीं पे जुड़ जाइएगा। चलिए कहता है मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की। सबसे पहले तो मंडल आयोग होता क्या है ये भी आप लोग समझ लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों कि मंडल आयोग क्या है। कहता है, देखिए समझिए कंसेप्ट को, क्या हुआ था ना, जनता पार्टी का राज कब आया था, 1977 में आया था, तो 1977 से 1989 तक 2 साल तक जनता पार्टी चला था। जनता का पार्टी कितना दिन तक चलता है, समझिए बात को। तो जनता पार्टी 1977 से 1989 तक चला था। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस समय उत्तर भारत में जो पिछड़े वर्ग थे, तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, एक आवाज़ उठाई गई। आवाज़ उठाना मतलब माइक से बोलना नहीं, आवाज़ उठाना मतलब एक तरह से जो आप कहते हैं क्या, वो क्या कहते हैं, धरना फरना करना, तो वही सब। और एक तरह से आवाज़ उठाया गया कि विद्रोह किया गया कि नहीं, हमको करना चाहिए, हमको आरक्षण मिलना चाहिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आपके कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के नाम से बहुत सारे चीज़ भी हमारे बिहार में है। तो कर्पूरी ठाकुर जो उस समय थे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया, इस दिशा में अग्रणी थे, और उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। अब ओबीसी को आरक्षण दीजिएगा तो और लोग कहाँ जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, केंद्र सरकार ने भी 1978 में, ध्यान दीजिएगा, 1978 में एक आयोग बैठाया और इसमें पिछड़ा वर्ग को स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। और आज़ादी के बाद यह दूसरा क्या था, ऑफर था, ये दूसरा क्या था आपका अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण से एक अन्य नाम भी इसका आप लोग जान सकते हो, क्या इसका अन्य नाम है, वेरी गुड, बहुत अच्छा याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या है, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, याद रखेंगे, वेरी गुड। बिंदेश्वरी प्रसाद का नाम आप लोग सुने होंगे, तो बिंदेश्वरी प्रसाद के नाम पर ही इसका मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर ही इसका मंडल आयोग नाम रखा गया, मंडल आयोग कमीशन का नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। और 1922 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया कि ओबीसी को 27% मतलब आरक्षण देने का ये प्रदान कर दिया।
तो यहाँ कहता है कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की। अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण प्रदान किए जाए। फिर कहा हमारा केंद्रीय राज्य तथा राज्य सरकारों द्वारा शासित तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं में पिछड़ी जाति के लिए 27% आरक्षण निश्चित किया गया। तो मंडल आयोग का मुख्य सिफारिश क्या था? 27% आरक्षण किसके लिए? तो ओबीसी के लिए। ध्यान में रखेंगे आप लोग, ओबीसी के लिए, पिछड़ी जाति के लिए। पिछड़ी जाति को आर्थिक सहयोग देने के लिए सरकार एक अलग आर्थिक संस्था की स्थापना करे। ये भी उसमें क्या था? सिफारिश था मंडल आयोग का। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रस्ट कीजिएगा तभी पढ़िएगा, ट्रस्ट कीजिए, पढ़ते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ बनाने में मुझसे गलती हुई है, तो यहाँ क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए आप लोग। कहता है कि मार्शल योजना की व्याख्या करें। मार्शल योजना की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द मार्शल प्लान इन ब्रीफ। तो मार्शल प्लान का ब्रीफ में हम लोग क्या करना है? व्याख्या करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो कितना व्याख्या करेंगे? थोड़ा सा करेंगे। तो पहले ऐसे आप लोग जान लीजिए ये मार्शल योजना होती क्या थी। कहता है कि सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने, इन्हीं के नाम पर पड़ गया मार्शल योजना। तो मार्शल ने, भले नाम पर ही पड़ जाता था बहुत चीज़ों का नाम। अब अगर हम लोग फिजिक्स की बात कर लें तो न्यूटन था, तो न्यूटन ने किसी चीज़ का खोज किया तो उसको न्यूटन्स लॉ का नाम दिया गया। अगर किसी न्यूलैंड्स ने खोज किया था, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम या डोब्राइनर ट्रेड्स, तो बहुत चीज़ पढ़े होंगे ना, तो उन्हीं लोगों के नाम पर रख दिया जाता था नाम। मेंडलीफ का नाम आप लोग सुने ही होंगे। तो कहता है कि सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता देने की योजना बनाई। क्यों दिया? अगर नहीं योजना नहीं देता ना तो सब जाकर सोवियत संघ में क्या होते? मिल जाते। अगर ये नहीं बेचारा मदद करता अमेरिका, मतलब तो क्या होता? सब सोवियत संघ में जाकर मिल जाता, जिससे कि युद्ध में दुष्प्रभावों की क्षतिपूर्ति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो ये सभी सोवियत संघ में मिल जाते और पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थ हो गए थे। किसका? तो मार्शल योजना के तहत। तो याद रखिएगा मार्शल योजना क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए जिस क्वेश्चन को आपको समझ में ना आया प्लीज आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, क्योंकि मैं ही ना आपका हेल्प कर सकता हूं। शॉक थेरेपी क्या थी? कहता है कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। अब भैया शॉक थेरेपी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, कब अपनाई गई थी शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। वेरी गुड, 1990 ना। शॉक थेरेपी कब अपनाई गई थी जी? फटाफट से बताइए कमेंट करके। 1990 में ही अपनाई गई थी, तो ध्यान रखेंगे 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। थोड़ा सा पीडीएफ को सजा कर लो। पीडीएफ मैं इसका टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फटाफट से पीडीएफ भी डालते चल रहा हूँ। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले क्या कीजिए? चोट पहुंचा दीजिए, फिर उसके बाद उपचार कर लीजिए। इसी को कहते हैं शॉक देना, सदमा लगाना। कहता है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका था। रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मॉडल अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। तो शॉक थेरेपी का अगर आपको नया याद रहे ना तो केवल इतना लिखिए कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, अगर थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा तो और मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं कुछ बातें आपको समझा दे रहा हूँ, तब आप लोग समझ जाइएगा। देखिए शॉक थेरेपी जो थी वो चोट पहुंचाकर उपचार करना था। इसका जो था परिणाम अच्छा नहीं हुआ था। किसी को चोट पहुंचाकर आप उपचार कीजिएगा तो इसका परिणाम अच्छा होगा। इस टर्म में समझिए, किसी को चोट देकर दिल तोड़ कर मतलब फिर उसका दिल जोड़ने चाहिएगा तो जुटेगा नहीं ना। तो वही कहता है कि शॉक थेरेपी जो था चोट पहुंचाकर उपचार करने वाला था। तो हुआ क्या कि इसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, वादों की उपेक्षा की गई और जनता को बर्बादी में डाल दिया गया। जनता बर्बाद हो गया, मतलब कैसे कहते हैं, चकनाचूर हो गया। चकनाचूर हो जाना, तो चकनाचूर हो गया। दिल जब से टूट गया कैसे कहें हम जीते हैं। तो वही यहाँ पे बात थी, शॉक थेरेपी क्या थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर कहता है संपूर्ण रूस राज्य में मतलब जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। चरमराना मतलब समझते हैं, मतलब डगमगा गया, हिल डोल गया, पता नहीं मतलब। अब रूसी मुद्रा जो रूबल थी, मतलब जितने भी उद्योगपति थे ना वो सब बर्बादी के कगार पे आ गए थे। चोट पहुंचाकर उपचार कीजिए, चोट पहुंचाकर उपचार करने से कुछ फायदा नहीं। तो शॉक थेरेपी दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। रूसी मुद्रा जो रूबल थी उसमें अजीब ढंग से क्या हो गया, भारी गिरावट आ गया था।
ध्यान रखिएगा ये सब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, वाह वाह क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लाया है, मुझे तो खुद अपने आप पे गर्व हो रहा है कि आसियान क्या है, इंपॉर्टेंट है जी। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, यही तो सबको पता है। क्या है आसियान? तो आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक सदस्य, ऐसे सदस्य तो इसके बहुत से हैं, आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, म्यांमार, लाओस तथा क्या था एक और नाम था आपका, कर्णपुनिया शायद, तो मैं भूल रहा हूं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्या नाम था जी, बताइएगा जिनको पता है तो ध्यान रखेंगे। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक देश, सदस्य देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर। सिंगापुर का नाम सभी लोग सुने होंगे, सुने क्या होंगे, नहीं देखे तो नहीं है विदेश गए ही नहीं कभी। देखिए यहाँ पे तो फिर कहता है, आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उसके माध्यम से सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास प्राप्त करना था। आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। जकार्ता, माता रानी का जगराता नहीं, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8 का था, वाह वाह क्या क्वेश्चन है जी, 8 नंबर लाजवाब सा क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या है? हु माने कौन, हु माने कौन, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ध्यान रखिएगा, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, समझ गए बात, सिंपल सा बात, स्वास्थ्य संगठन है यानी स्वास्थ्य की देखरेख करेगा। विश्व है तो मतलब विश्व मतलब पूरा विश्व, मतलब जानते हैं दुनिया का, तो विश्व स्वास्थ्य कर रहा है यानी कि पूरे दुनिया का स्वास्थ्य का क्या करेगा, संगठन है। आओ क्या, तो यही लिखना है, यही इसी बात को लिखना है। देखिए क्या लिखता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। केवल ये वाला था याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दे देकर दिमाग खराब कर दिया। कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसी को पता नहीं, सब बच्चे क्वेश्चन बैंक को रट रहे हैं, लेकिन क्या पता कहाँ से क्वेश्चन दे, क्योंकि पूरा बुक रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बैंक से आएंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन बैंक को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। देखिए बोले ना, हम बोले थे हम पहले ही कि यही बात होगा, विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ, केवल आप वही चीज़ पढ़िए जो आपने पढ़ लिया है, नए चीज़ों को पढ़ने की कोशिश न कीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं तो केवल एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप जरूर इस सब क्वेश्चंस को पढ़ चुके होंगे। 9 कहता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। क्योंकि देखिए लास्ट टाइम में पता नहीं चलता है नए स्टूडेंट्स को कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ तो आप लोग समझ आ रहे हैं। और किसी के पास इससे अच्छे कंसेप्ट रहे तो आप उसी को याद कीजिए, मेरे वाले कंसेप्ट को मत याद कीजिएगा। मैं तो केवल उन लोगों को कंसेप्ट दे रहा हूँ जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है, जिन लोगों का तैयारी अभी अच्छा नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें। प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए सभी लोग, लाइक कर दिए सभी लोग, इतना मेहनत करता हूं, लाइक कर दिए सभी लोग। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आया है, दिल खुश कर देने वाला पॉइंट्स है जी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पता ही है सभी को, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अब सब्जेक्टिव मत पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सॉरी ऑब्जेक्टिव मत पढ़िए, केवल सब्जेक्टिव पढ़िए। सब्जेक्टिव पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्टिव पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल सब्जेक्टिव पढ़िए, और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपका सब्जेक्टिव कभी क्लियर नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है साथियों जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने के लिए, यानी जो लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है, मारधार होता है एक दूसरे में, हाँ, तो जिसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसको रोकने के लिए हुआ था। तो रोकने के लिए यानी कहने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो शांति बनाने के लिए। और क्या, रोकना मतलब शांति बनाना, युद्ध को रोकना तो शांति बनाना। तो और भी बढ़ा चढ़ा के लिखते जाइए ना, अब शांति नहीं, अब कह दीजिए ना कि प्रेम स्थापित करना,
क्या क्या दिक्कत है? अरे वर्ड आपको वहाँ पे बढ़ाना है, केवल वर्ड आपको बढ़ाते चलना है, वर्ड बढ़ाते चलिए। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की संक्षिप्त विवेचना करें, तो कहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना युद्धों को रोकने के लिए यानी आपसी शांति बनाने के लिए, यानी कहने का मतलब प्रेम स्थापित करने के लिए, यानी कहने का मतलब जन कल्याण करने के लिए, जो भी आप कहते चलिए, मतलब बना कर लिखते जाइए, मतलब उसी टर्म्स में लिखिए, ये नहीं कि कुछ अलग लिखिए, उसी पॉइंट्स में लिखिए। मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, आप उतना कर सकते हो। तो कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य का महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। विशेष परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के सुझाव पर इसका विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो हुई थी स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस आपके लिए, सभी क्वेश्चंस वीवीआई हैं, तो इसलिए प्लीज आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसे आप लोग समझ के जाइएगा। इससे पहले मैं आप लोग बता दूं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो मतलब एक हेल्प के जरिए आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने ग्रुप में ही डाल दीजिए, कम से कम आपके पास जो ग्रुप है उसमें ही पोस्ट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। निशस्त्रीकरण से क्या अर्थ है? निशस्त्रीकरण मतलब क्या समझते हैं? यानी कहता है डिसआर्मेमेंट। अच्छा, यहाँ पर देखिए डिस मतलब क्या हुआ? डिस कहने का मतलब जैसे ऑनेस्ट का क्या होता है? ऑनेस्ट का उल्टा होता है डिसऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार का होता है बेईमान। तो यहाँ पर कह रहा है डिस। आर मतलब होता है हथियार, ठीक ना, यानी उसी को कहा गया निशस्त्रीकरण। तो समझिएगा क्या कहता है कि बिना हथियार, रियल बात तो यही हुआ, बिना हथियार। तो कहता है कि विश्व शांति के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण है। केवल किसी को अगर याद न रहे ना तो मेरी बात को याद रखिएगा। क्या कहिएगा आप? निशस्त्रीकरण पूछेगा ना, निशस्त्रीकरण, तो आप केवल इतना कहिएगा कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। टीचर नंबर देगा तो देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग क्या है निशस्त्रीकरण। तो थोड़ा सा भारत जो है, भारत में भी निशस्त्रीकरण ने भारत क्या किया था? भारत पहले ही बोल दिया था। कब? भारत जो बोल दिया था शायद 1988 में ही बोल दिया था ना। भारत बोल दिया था ना कि जितने भी हम लोग क्या करेंगे, पहले परमाणु हथियार तो बनाएंगे लेकिन परमाणु का उपयोग नहीं करेंगे, हम परमाणु विस्फोट भी नहीं करेंगे। जब तक हमको कोई दोस्त नहीं विस्फोट कर देता ना मेरे ऊपर, तब तक हमें परमाणु का विस्फोट नहीं करेंगे। यही परमाणु समझौता किया था। कौन? तो भारत। समझिए अपना दे। निशस्त्रीकरण क्या है? तो कहता है निशस्त्रीकरण से अर्थ है कि मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शस्त्र को त्यागना। वही बात जो मैंने बताया कि शांति के लिए घातक हथियारों पर रोक लगाना। उदाहरण के लिए 1972 में क्या हुआ था? जैविक हथियार हुआ था, बायोटिक हुआ था। 1992 में रासायनिक हथियार हुआ था, संधि, ये सब हुआ था। ऐसे हथियार को बनाना तथा रखना प्रतिबंध कर दिया गया है। अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त किया जाए। जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र निश्चित समय से समाप्त कर दें। यानी कहता है कि आप लोग ऐसे, लेकिन होता क्या है, सब लोग चुप्पे मतलब जानते हैं ना, चुप्पे मतलब बिना बताए हुए। तो चुप्पे क्या करते हैं सब लोग, अपना जो अपने देश में क्या करते हैं, एक से एक अस्त्र बनाते रहते हैं, एक से एक साथ मतलब आर्म बनाते रहते हैं, हथियार बनाते रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? क्या वीडियो आपको समझ में आई? आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं? प्लीज़ आप लोग एक कमेंट में